बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स विद डॉक्टर मसूद। और आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है और वो टॉपिक है पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट कब और कैसे बना और क्यों बना, क्या ज़रूरत पेश है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़े। तो दुनिया में 9 मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 5 जिनको हम P5 कहते हैं परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस और यूके है। और इसके अलावा 4 वो मुल्क हैं जिनके पास P5 स्टेटस नहीं है और उनको हम डिफेक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहते हैं, जिनमें इंडिया है, इजराइल है, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया है। सो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट क्यों बना और कब बना। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर जर्नी शुरू किया 1950s में। एटम फॉर पीस अमेरिका ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके ज़रिए से अमेरिका ने अपने जो इत्तेहादी मुल्क थे उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम की। और उसी के तहत पाकिस्तान ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कोशिश शुरू की, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने एडवांसमेंट हासिल की। लेकिन न्यूक्लियर वेपन की जो बात हम करते हैं वो शुरू होती है 1965 के बाद, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब कैबिनेट के अंदर रहते हुए ये बात की कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के बगैर हम इंडिया को शायद अगली जंग में नहीं रोक सकेंगे और अगली जो जंग होगी वो टोटल वॉर होगी। और यही बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी किताब मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में भी की। और उसने बताया कि जितनी भी आज की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है या जितनी भी आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी है वो बेस इसी पे कर रही है। स्पेशली उसने यूरोपियन जो स्ट्रैटेजी थी नाटो की, उसके ऊपर उसने उसका रेलिवेंस क्रिएट की और उसकी एग्जांपल दे के कहा कि यूरोपियन जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ लिंक्ड है। और अगर हमने भी न्यूक्लियर वेपन से कम सोचा तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ और हमारे लिए नहीं होगी। तो यही हुआ और हमने न्यूक्लियर वेपन्स की कोशिश नहीं की 1965 के बाद, और अल्टीमेटली पाकिस्तान 1971 में डिसमेंबर हो गया। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान पे अटैक ना करता। तो 1971 के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 के अंदर मुल्तान के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग की और डिसाइड किया कि अब हम न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे हैं। और शुरू में न्यूक्लियर वेपन बनाने का काम थोड़ा सा सुस्त था, स्लो था, क्योंकि आपके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस भी थी, आम एम्बार्गोज भी थे, और इसके अलावा पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं थे, इकोनॉमिक सिचुएशन भी बड़ी ख़राब थी। तो 1971 के बाद हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो शुरू में मुनीर साहब को, जो कि चेयरमैन थे PIC के, उनको अपॉइंट किया गया और उन्होंने काम शुरू किया इसके ऊपर, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। 1974 में अब्दुल कदीर खान ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने वापस आके काम शुरू कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। और बड़ी मुश्किल से ब्लैक मार्केट से या जिधर से भी उनको जो भी चीज़ मिल सकती थी उन्होंने एक्वायर की और न्यूक्लियर वेपन का काम बनाना शुरू कर दिया। 1974 में एक और मसला ये आया कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया और इंडिया ने पहला न्यूक्लियर धमाका किया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से और उसको नाम दिया पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और उसके बाद इंडिया साउथ एशिया की एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन के सामने आया। इसके बाद ख़तरा और ज़्यादा बढ़ गया और ये अब पाकिस्तान के ऊपर लाजमी हो गया कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन बनाए। 1974 के बाद हालात पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे और हमने बहुत कोशिश की दुनिया से और किसी भी तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल करने की, लेकिन पाकिस्तान को उतनी ज़्यादा उसके अंदर सक्सेस नहीं मिल रही थी। अल्टीमेटली एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर था वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, और वो वाक़या क्या था कि 1979 में सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान आ गया। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान आया तो अमेरिका दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुजू किया। अमेरिका ने जब पाकिस्तान की तरफ दोबारा रुजू किया सोवियत यूनियन के आने के बाद अफ़गानिस्तान में, तो हमारे लिए एक उम्मीद की नई किरण जागी और पाकिस्तान के ऊपर से जो फोकस था वो हट के चला गया सोवियत यूनियन के ऊपर और कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन के लिए कोशिश शुरू हो गई। तो अमेरिका और उसके जो एलाइज थे नाटो, उनका जो पाकिस्तान के ऊपर चेक एंड बैलेंस था वो थोड़ा सा लूज हो गया। ये वो दौर था 1979 का कि उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर एक्विजिशन को तेज़ कर दिया और न्यूक्लियर वेपन की जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है या प्लूटोनियम की जो इनरिचमेंट है वो हमने ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दी। और करते करते पाकिस्तान 1984 तक एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। 82 कहते हैं कि 82 से लेके 86 तक पाकिस्तान ने 24 के करीब कोल्ड टेस्ट किए।
तो जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए 1984 तक, तो उसके बाद पहली बार जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स को एज अ पॉलिसी यूज़ किया वो था 1986 में ब्रास टैक्स एक्सरसाइजेज। इंडिया ने 3,40,000 फौज लेकर बॉर्डर पे आ गया और उसने मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। बज़ाहरन ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज थी, वॉर गेम्स थी, लेकिन इन रियलिटी इंडिया वांटेड टू अटैक पाकिस्तान। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से इंडिया हम पे हमला नहीं कर पाया। हालांकि उस वक्त हमने डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं थे, हमने टेस्ट भी नहीं किए थे, हॉट टेस्ट जैसे कहते हैं, जिस तरह के हमने चागी में किए। तो लेकिन उसके बावजूद इंडिया को ये शक था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, जबकि पाकिस्तान के पास 2 क्रूड बॉम्ब तैयार थे उस वक्त, जिनको हम लॉन्च कर सकते थे और कहते हैं कि F-16 के ज़रिए से हम उनको इंडिया पे गिरा सकते थे। हमने F-16 को मॉडिफाई कर लिया था। उसके बाद 1990 में कश्मीर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे अपराइजिंग हुई और यह अपराइजिंग 1965 की अपराइजिंग से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था, लेकिन 1990 में इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सका। वजह क्या थी? न्यूक्लियर वेपन्स। तो 1990 में पाकिस्तान एक मिसाइल भी बना चुका था अपना शॉर्ट रेंज, और उसके अलावा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तैयार थे। तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से पाकिस्तान पे हमला नहीं कर पाया। फिर आता है दौर 1999 का, कारगिल होता है और कारगिल के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की एक छोटी सी जंग होती है। इसको हम सेक्टोरल ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर दोनों मुल्कों का नुकसान होता है, लेकिन जंग LOC तक ही रहती है और वो कारगिल से हट के इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं आती। वजह क्या थी? न्यूक्लियर वेपन्स। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक होता है और जिसके अंदर 17 के करीब लोग मर जाते हैं और इंडिया अपनी 9 लाख फौज लेकर बॉर्डर पे आ जाता है और 1 साल तक तकरीबन वो फौज बॉर्डर पे रहती है। लेकिन इंडिया का एक भी सोल्जर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि मुशर्रफ ने धमकी दी कि इफ़ अ सिंगल इंडियन सोल्जर क्रॉस्ड द बॉर्डर वी विल यूज़ फुल माइट टू रिस्पॉन्ड। तो ये जो फुल माइट वाली बात थी, ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ इशारा था, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं कर पाया। 2008 में मुंबई अटैक हुआ और उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं कर पाया। वजह न्यूक्लियर वेपन्स। सो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स ने एक डिटरेंस क्रिएट की इस रीजन के अंदर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी की या पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेड लाइंस की। किन वजूहात की बुनियाद पे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है? सबसे पहले हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो है इंडो-सेंट्रिक, क्योंकि हमारी जितनी जंगें हुई हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ हुई हैं। तो हमारा अफगानिस्तान, ईरान या किसी और मुल्क से हमारा कोई इशू नहीं है। हमारी पॉलिसी मेनली इंडो-सेंट्रिक है। इसकी वजह ये है कि हमारी इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, जंगें हुई हैं और अभी भी बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इशूज़ हैं जो चल रहे हैं। दूसरी पॉलिसी हमारी है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। हम आर्म्स रेस नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम न्यूक्लियर वेपन हो और वो क्रेडिबल हो और हम अपनी डिटरेंस को अचीव कर सकें इंडिया के ख़िलाफ़। और तीसरा है फर्स्ट यूज़। फर्स्ट यूज़ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक छोटा मुल्क हैं। हमारी इकॉनमी, हमारी फ़ौज छोटी है इंडिया के मुकाबले में, तो हम जंग नहीं लड़ना चाहते। इसलिए हम इंडिया को साफ कहते हैं कि हमसे दूर रहो, हमसे जंग मत लड़ो, अदरवाइज वी विल बी द फर्स्ट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन। अगर हमारा सर्वाइवल रिस्क या हमारे सर्वाइवल को ज़रा सा भी रिस्क हुआ तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन पहले मारेंगे। तो ये है हमारी कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी रेड लाइंस क्या हैं। हम किन हालात में इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे या किसी भी ऐसे मुल्क के ऊपर यूज़ करेंगे जो हमारे लिए ख़तरा क्रिएट करेगा। हमारी पहली रेड लाइन है टेरिटरी, कि इंडिया हम पे अटैक करे और हमारी लार्ज चंक ऑफ टेरिटरी जो है, हमारी जो ज़मीन है, उस पर कब्जा कर ले। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा इंडिया पे। दूसरी हमारी रेड लाइन है मिलिट्री। अगर इंडिया हमला करे और हमारी लार्ज फोर्स यानी कि लार्ज चंक ऑफ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी की एक कोर उड़ा दी या डिवीज़न उड़ा दी, या फिर आपकी एयरफोर्स हमारी जो है उसको एक बहुत बड़े स्क्वाड्रन को तबाह कर दिया, बेस को तबाह कर दिया, या फिर हमारी नेवी को, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा इंडिया के ऊपर। तीसरी रेड लाइन है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। पहले क्या होता था कि 1965 और 71 में जब भी हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, तो इंडिया हमारा नेवल ब्लॉकेट कर देता था, जिसकी वजह से हम तक कोई मदद नहीं पहुंच पाती थी। तो अब हमने क्या किया कि हमने अपनी वही एक्सपीरियंस को लिंक किया अपनी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के साथ। अब हमने कहा कि अगर इंडिया या कोई भी मुल्क
पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। और उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली कि अगर हमारा समंदर अरेबियन सी अगर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा इंडिया तो वी विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन, या फिर हमारा जो पानी है कश्मीर से जो आता है अगर उसको इंडिया रोकेगा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा। ये हमारी तीसरी रेड लाइन है, क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी तबाह हो जाएगी और अगर हमारी इकॉनमी नहीं रहेगी तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। तो जब हम बचेंगे नहीं, हमारे सर्वाइवल को खतरा है, तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। चौथी हमारी रेड लाइन है लार्ज स्केल पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, यानी कि इंडिया 1971 की तर्ज पे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा दहशतगर्द ग्रुप कायम कर दे, जिस तरह मुक्ति बाहिनी को उन्होंने तैयार किया 1.5 लाख फौज, और 1971 में हमें शिकस्त हुई। अगर उसी तरह की सिचुएशन इंडिया आज क्रिएट कर दे, लेट्स से बलूचिस्तान के अंदर या ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, और हमारा मुल्क टूटने वाला हो, तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेंगे। अच्छा, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बलूचिस्तान के अंदर तो हो रही है अपराइजिंग, BLA वगैरह, उसको इंडिया सपोर्ट करता है, और फाटा रीजन के अंदर भी जो एक्स फाटा रीजन है उसके अंदर भी TTP, ISKP जैसे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी काम कर रही हैं जिनको इंडिया सपोर्ट करता है। लेकिन फ़र्क ये है कि आज ये सारी तंजीमें BLA या TTP नया मुल्क नहीं बना सकती। आज पाकिस्तान की फ़ौज इंतहाई मजबूत फ़ौज है और न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो इंडिया कभी भी वो रिस्क नहीं लेगा। इनको वो इतना सपोर्ट करता है जिससे पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी डिस्टेबलाइजेशन होती है, लेकिन मुल्क वहीं पे खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये 4 रेड लाइन हमने दी, और इन 4 रेड लाइन्स का मकसद ये था कि इंडिया को रोका जाए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से, हमला करने से। लेकिन इसके साथ जैसी ये रेड लाइन हमारी आई, उसके साथ इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज की, और इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के नाम से एक लिमिटेड वॉर की स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, लिमिटेड वॉर स्ट्रैटेजी या कोल्ड स्टार स्ट्रैटेजी या प्रोएक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस, ये क्या चीज़ें हैं? इनका मकसद ये है कि हम लार्ज स्केल अटैक करेंगे नहीं पाकिस्तान के ऊपर, लार्ज चंक ऑफ टेरिटरी पकड़ेंगे नहीं, लार्ज स्केल हम इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन करेंगे नहीं, और कभी भी लार्ज स्केल पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होगी नहीं तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। तो इंडिया इन सब के नीचे, हमारे जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसके नीचे आज अपनी स्ट्रैटेजी बना के हमारे ऊपर हमले कर रहा है। तो एक स्ट्रैटेजी इंडिया ने बनाई कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के नाम से 2004 के बाद, और उस पर काम करना शुरू किया कि अब हम लार्ज स्केल अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के रह के नीचे रह के हम हमला करेंगे। लिमिटेड वॉर होगी और विद इन 48 to 96 आवर्स होगी। अब पाकिस्तान ने उसका ये तोड़ निकाला कि 2011 में पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए, छोटे न्यूक्लियर वेपन बनाए जिनकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर, अल-नसर 9 भी कहते हैं हम उसको, और इसकी जो रेंज हमने रखी वो जानबूझ के 60 से 70 किलोमीटर रखी, ताकि बॉर्डर के ऊपर इंडिया अगर हमारे ऊपर कभी अटैक करने की कोशिश करेगा तो एक बफर जोन है जिसको हम यूटिलाइज करके इंडिया के ऊपर वो बम मारेंगे, ताकि इंडिया की जो फौज है उसका एडवांस रुक सके और इंडिया हमारे ऊपर हमला ना करे कोई भी। बेसिकली ये इस्तेमाल के लिए नहीं है, बेसिकली ये डिटरेंस के लिए है, ताकि इंडिया पे हमला ना करे। तो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को पाकिस्तान ने उस पर ठंडा पानी गिरा दिया 2011 में, और कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को फेल कर दिया। तब इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा और चेंज किया, और इंडिया ने फिर बात शुरू कर दी सर्जिकल स्ट्राइक की, जो कि 2012 से फिर इंडिया ने उसको लॉन्च किया हमारे ऊपर। 2012 से इंडिया इसके ऊपर काम करता रहा, और आज 2018 में जो उनका नया डॉक्ट्राइन आया, न्यू लैंड वारफेयर डॉक्ट्राइन, उसके अंदर उन्होंने उस चीज़ को एम्फेसिस के साथ लेकर आए और कोशिश की 2019 में उन्होंने। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्ट्रैटेजी है इंडिया की जो चेंज होती रही, इवॉल्व होती रही। तो पहले 4 रेड लाइन्स, उसके बाद फिर हमने फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस इंट्रोड्यूस करवाई 2011 में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, कि हम लिमिटेड वॉर को भी उसको कंटेन करें। तो इंडिया उससे भी नीचे आ गया सर्जिकल स्ट्राइक पे। अब सर्जिकल स्ट्राइक आपके माइंड में आ रहा होगा कि इंडिया ने तो सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश की 2019 में, ब्रीच किया, तो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमला क्यों नहीं किया इंडिया पे? तो एक चीज़ याद रखिएगा नाज़रीन कि न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा वेपन है जो कि वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, जिसको आप आखिर में इस्तेमाल करते हैं जब आपका डिफेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये वेपन सिर्फ डिटरेंस के लिए होता है। अब इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक की, 4-5 अपने जो जहाज़ अंदर किए, उन्होंने आके यहाँ पे बालाकोट पे स्ट्राइक की और फिर भाग गए, वापस चले गए। बेसिकली दैट वाज अ फेल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से नहीं है, उसका जवाब कन्वेंशनल जहाज़ों से है।
उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से नहीं है, उसका जवाब आपकी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज से है, यानी कि रिवायती हथियारों से है, जहाज़ों से है, या टैंकों से हो सकता है, या हेलीकॉप्टर से हो सकता है। पाकिस्तान ने उसका जवाब जहाज़ों से दिया और बड़ा इफेक्टिवली दिया। और पाकिस्तान ने उसके साथ ही अपनी एक और स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था क्विड प्रो को प्लस, यानी कि अगर आप हमें एक थप्पड़ मारेंगे तो ना सिर्फ हमें 2 थप्पड़ आपको मारेंगे बल्कि आपको मुक्का भी मारेंगे। तो पाकिस्तान ने जो इंडिया की बालाकोट की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी उसका जवाब इस तरह से दिया कि 6 जगहों पे आर्म डिपोज पे उनकी स्ट्रेटेजिक साइट्स के ऊपर बम गिराए करीब, यानी कि उनकी बिल्डिंग्स को तबाह नहीं किया, सिर्फ उनको मैसेज कन्वे किया कि हम मार सकते थे लेकिन हमने मारा नहीं। और ये पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेबिलिटी थी, एच वेपन जो हम खुद बनाते हैं। इंडिया ने अलबत्ता इजराइल का जो वेपन था स्पाइस 2000 वो यूज़ किया था, लेकिन हमने एच वेपन यूज़ किए जो हमारे अपने वेपन्स थे। और माशाल्लाह से उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने की और बाकायदा इंडिया को मैसेज कन्वे किया कि हम कन्वेंशनल डिटरेंस भी पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कभी भी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करनी। तो बेसिकली नाजरीन, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ये रिवॉल्व करती है इंडिया के इर्द गिर्द। तो अब इसी के साथ हम इस सारी अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एस्टिमेटेड 180 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन हैं उनके अंदर शाहीन है, उनके अंदर गौरी है, उसके अंदर जनाब हतफ सीरीज़ है हमारे पास, अब्दाली सीरीज़ है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास बाबर है। बाबर हमारा सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 300, 400 या 700 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। इसके अलावा आपके पास राद है हमारे पास जो हमारा एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज जो है वो तकरीबन 600 किलोमीटर बताई जाती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास अबाबील भी है। अबाबील मर्फ है। मर्फ क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, जो कि किसी भी मुल्क के एयर डिफेंस को डिफ्यूज करने के लिए या उसको फेल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मल्टीपल वॉरहेड लेके जाता है और मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर हमला करता है, जिसको एयर डिफेंस को किसी भी दुनिया का एयर डिफेंस है उसको रोक नहीं पाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो इंतहाई ज़बरदस्त है, इम्पेकेबल है और न्यूक्लियर डिटरेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास समंदर पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने डीप अंडरग्राउंड साइलोज बनाई हुई हैं, जैसे ईरान ने बनाई डीप अंडरग्राउंड बंकर्स पहाड़ों के अंदर या ज़मीन के अंदर या कोई ऐसी जगहों पे जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, वहाँ पे हमने डीप जगहों पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सिक्योर किया हुआ है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल माशाल्लाह से वहाँ पे सिक्योर है। तो कभी अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान पे हमला हो भी तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सिक्योर रहेंगे, कमांड एंड कंट्रोल सिक्योर रहेगा, जो पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया कभी भी वो रिस्क नहीं लेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी जो कन्वेंशनल सबमरीन है जो डीजल पे चलती है उसको न्यूक्लियर टिप कर दिया। तो आज हमारा जो बाबर मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM, उसको हम सबमरीन के जरिए भी लॉन्च कर सकते हैं, बट दैट इज़ कन्वेंशनल सबमरीन। उसकी रेंज कम है, एंड्योरेंस कम है, लेकिन वो मुंबई इंडिया का जो है वो हमारे निशाने पे है और मुंबई की वैल्यू जो है वो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। मुंबई के अंदर कई हज़ार बिलियनर्स और मिलियनर्स रहते हैं। इसके अलावा मुंबई की जो ओवरऑल इंडिया की GDP के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो $272 बिलियन का है। तो क्या इंडिया कभी भी मुंबई को लूज़ करना चाहेगा? नहीं लूज़ करना चाहेगा। तो मुंबई हमारे निशाने पे है, हमारी जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं उनके निशाने पे है। चाहे हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास लिमिटेड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है समंदर पे, और शॉर्ट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आप कह सकते हैं हमारे पास मौजूद है डीप अंडरग्राउंड साइलोज में, यानी कि हमने डीप अंडरग्राउंड पहाड़ों के अंदर या किसी ज़मीन के अंदर हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छुपाया हुआ है और इंडिया कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो इंतहाई मजबूत है, इंतहाई स्ट्रॉन्ग है और कोई भी मुल्क दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर सकता आज अल्हम्दुलिल्लाह। सो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने मुल्क से प्यार करें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका प्लीज़ यू कैन आस्क। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो लोग पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी, बीइंग अ पाकिस्तानी, जिनको पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी का आइडिया नहीं है, उनको बताएं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मुल्क है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इंतहाई ताकतवर मुल्क है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें अपने मुल्क में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कायम करें, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर मसूद खटक के साथ
खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।